अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां शिक्षक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे और यहीं पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर जो पुलिस वाले हैं वो इन शिक्षकों को पीट रहे हैं। शिक्षकों पर पटना में ये जोरदार लाठी चार्ज। बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो जमा हुए थे पटना में, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे उन्होंने इन शिक्षकों को यहां से खदेड़ा। देखिए कैसे पुलिस वाले जो हैं वो लाठियां बरसाकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों को मौके से खदेड़ रहे हैं। पटना में शिक्षकों पर ये लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे शिक्षक और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें निशाना बनाया, इन पर लाठियां भंची। पटना में शिक्षकों पर ये लाठीचार्ज। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल इन शिक्षकों को मौके से खदेड़ दिया गया है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये वो मांग थी जिसको लेकर शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे और इसी दौरान पटना पुलिस मौके पर पहुंचकर शिक्षकों को वहां से खदेड़ दिया। पटना में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर जोरदार लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ शिक्षक जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे मौके पर प्रदर्शन करने के लिए और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सहयोगी जो पटना में मौजूद हैं उनसे संपर्क करें ताकि इस खबर को लेकर और जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। फिलहाल जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही थी उस वक्त देखिए किस तरीके से सड़क पर ये प्रदर्शनकारी दौड़ने लगे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है सड़क पर वो भी बाधित हुआ। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे एक बाइक सवार, उसकी बाइक गिरी हुई नजर आ रही है, जिसका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ सड़क से गुजर रहा था। आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और पुलिस जो है वो इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ रही है। इसी के चलते ये प्रदर्शनकारी जो है वो चलते हुए सड़क पर दौड़ रहे हैं और इनके पीछे पीछे हाथ में लाठियां लेकर पुलिस भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। पटना की ये तस्वीरें आपके सामने। पटना में हल्ला बोल, दरअसल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसी मांग को लेकर ये जो शिक्षक हैं वो सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए और इसी दौरान नौबत इस लाठीचार्ज की तस्वीर आपके सामने। पहले कहीं ना कहीं से समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले वो भी नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद हैं। आर्यन से जानते हैं जरा, आर्यन ये कौन से इलाके में पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए जहां पर पुलिस ने लाठियां भाजी पटना में इन शिक्षकों पर और इन्हें खदेड़ा है मौके से? देखिए रोमानिया, जो बीपीएससी ऑफिस है मेन पटना के बेली रोड पे, इसे पटना का रिंग रोड भी कहा जाता है और यहाँ पर जो TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थी थे वो अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने निकले थे। कल ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो आह्वान है वो इस घेराव का कर दिया था, जिसके बाद बीपीएससी दफ्तर से महज 300 मीटर पहले इन अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक रोका और वापस जाने को कहा। जब ये अभ्यर्थी वापस नहीं लौटे तो इनके ऊपर ताबड़तोड़ जो लाठियां हैं वो पुलिस द्वारा चटकाई गई, बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की जो भीड़ थी वो छटकी और उसके बाद इन अभ्यर्थियों को वापस किया गया। इसके साथ ही जो शिक्षक नेता हैं उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और इसके साथ कई जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनको कुछ चोटें आई हैं और पुलिस ने अब इन बच्चों की जो भीड़ है वो बीपीएससी दफ्तर पहुंचने से पहले तितर बितर कर दिया है। बिल्कुल, तो मुख्य तौर पर इनकी मांग क्या थी, सड़क पर क्यों उतरे थे ये? देखिए, एक TRE 3 के बच्चों ने मांग किया था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है उसको लागू करना होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी TRE के माध्यम से परीक्षाएं हुई है उनमें कई बच्चों के कई क्लासेस के लिए जो रिजल्ट है वो आ गए थे, जिसके कारण जब काउंसलिंग हुई तो बच्चों ने ज्वाइन तो किया लेकिन और जिस क्लास के लिए रिजल्ट आया था वो पदें खाली रह गई थी और बच्चे कह रहे हैं कि सरकार इन खाली पदों की बहाली बार बार निकाल रही है और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। इन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है और इन मांगों को लेकर ही ये बच्चे आज बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने निकले थे। अभी स्थिति कैसी है? फिलहाल पुलिस ने सारे बच्चों को हटा दिया है और फिर जो सुचारू ढंग से आवागमन है गाड़ियों का वो शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है? सरकार ने कहा है कि
सरकार वन स्टूडेंट वन रिजल्ट वन कैंडिडेट के लिए पहले एडवर्टाइजमेंट भी निकाल चुकी है, लेकिन प्रक्रिया पुराने तौर पर ही किया जा रहा है और इसी को लेकर जो नाराजगी है छात्रों की वो दिख रही थी। ये बताइए मुझे कि इस मामले को लेकर यकीनन अब राजनीति जो है वो भी गरमा रही होगी, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जब इससे जुड़ा सवाल नेताओं से पूछा जाता है, खासतौर पर जो सत्ता में है, तो वो कहते हैं सरकार एक एक चीजों पर ध्यान दे रही है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। पिछले 5-6 महीनों से अगर देखा जाए तो इस वाजिब मांग को लेकर जो अभ्यर्थी है वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आए दिन उनके ऊपर लाठियां चटकाई जा रही है, लेकिन बच्चों की जो गुहार है, उनकी जो मांग है वो सरकार नहीं सुन रही और इस मांग को पिछले 6-7 महीनों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। आर्यन, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। आप ही की एक रिपोर्ट दर्शकों को बताते हैं। कुछ देर पहले यही मौके पर हमारे सहयोगी आर्यन आनंद जब उन्होंने हालात का जायजा लिया, बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र जो हैं वो सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर। आज उन्होंने बीपीएससी ऑफिस घेराव करने की जो ऐलान थी वो कर रखा था और इसके साथ अब देखिए उन्हें पुलिस खदेड़ रही है। दरअसल ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट किया जाए, क्योंकि एक बच्चे के कई रिजल्ट आ जाते हैं, इससे कई जो पद की रिक्तियां हैं वो रह जाती है। और अब देखिए मांग करने आए बच्चों के ऊपर जो लाठियां हैं वो पुलिस ने पहले ही बरपाई है और इनके जो शिक्षक नेता हैं उनको गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है। और अब देखिए पुलिस जो इन अभ्यर्थियों को किस तरीके से पीछे ढकेल रही है। बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या मांग है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो बीपीएससी में, हम लोगों का वन कैंडिडेट वन बेल्ट को दे दिया गया है, उसको वापस लिया जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, डोमिसाइल नीति लागू हो। और देखिए बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे भागे। हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है सर, यहाँ पे मारा गया है सर प्रशासन के द्वारा। सर हम लोग का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मांग है सर, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग का मांग है सर। हर बार फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, हम लोग बाहर हो जा रहे हैं सर, इसी को लेकर हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है सर। पहुंच नहीं पाया? नहीं सर, हम लोग को नहीं पहुंचने दिया गया है सर। देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और जो रिजल्ट है उससे पहले काउंसलिंग की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। और आज जब बीपीएससी का दफ्तर को घेरने पहुंचे थे उससे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज की है और अब जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उन्हें पुलिस पीछे की ओर खदेड़ रही है। और ये तमाम तस्वीर इस वक्त राजधानी पटना के बेली रोड का है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना। तो राजधानी पटना बिहार की राजधानी और वहीं पर बेली रोड जिस पर बीपीएससी का दफ्तर है, उसी दफ्तर के घेराव के लिए ये बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो पहुंचे थे और यहीं पर इन पर लाठीचार्ज हुआ है। दरअसल इनकी मांग ये कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये लागू करे सरकार। बार बार सरकार की तरफ से इनके साथ धोखा किया जा रहा है। साथ ही भर्तियों में जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसे लागू करने की ये मांग कर रहे हैं और इन्हीं अपनी तमाम मांगों को लेकर शिक्षकों की तरफ से आज इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। मौके पर बड़ी संख्या में ये शिक्षक पहुंच गए। पुलिस ने पहले इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो आखिरकार पुलिस को यहां पर लाठियां भाजनी पड़ी, जोरदार लाठीचार्ज करना पड़ा है और इसकी चपेट में आकर कई शिक्षक बताया जा रहा है घायल भी हो गए हैं। अभी का अपडेट क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से अभी क्या अपडेट मिल रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, कैसे पुलिस ने लाठियां भाजी इन शिक्षकों पर, कितने घायल हुए हैं, कहां उन्हें भर्ती कराया गया है, अपडेट क्या है पूरा इस समय प्रकाश? देखिए, ये जो भर्ती शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं ये लगातार अपनी मांग को लेकर के पहले से ही चेतावनी देते रहे हैं कि वो बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे और इसी के तहत पहले से ही ये लोग जमा हो रहे थे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस इलाके में वीवीआईपी इलाका है तो पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें कई जो वहाँ अभ्यर्थी हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है कि उन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाए, क्योंकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो लाठीचार्ज किया गया वहां से कई स्टूडेंट भाग गए हैं जो अभ्यर्थी हैं। इनकी तरफ से पहले ये आह्वान किया गया था कि बीपीएससी दफ्तर का घेराव करेंगे, पुलिस की तरफ से पहले यहाँ पर चौकसी नहीं बरती गई क्या? बिल्कुल, ये पहले से ही, जबकि इन्हें आने ही नहीं देना चाहिए था। कायदे से अगर देखा जाए तो पुलिस को जानकारी थी इस बात की और सभी जगह इन लोगों ने खबर भी दी थी कि आज प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे और बीपीएससी के अधिकारियों को अंदर नहीं जाने देंगे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन बावजूद इसके ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे और बाद में पुलिस ने लाठियां भांजी है और फिर भीड़ को तितर बितर किया गया है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आसपास भी अभी भी डटे हुए हैं ताकि मौका मिलेगा
तो फिर से वो लोग पहुंच करके अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक भर्ती के ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी दफ्तर जो बिहार की राजधानी पटना में है वहां पर पहुंचे थे घेराव करने के लिए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें फिलहाल तितर बितर कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो दरिंदगी हुई है उसी को लेकर पूरे देश में अब आक्रोश है। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। कोलकाता समेत देश भर में यह हड़ताल बुलाई गई है जिससे अस्पतालों में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं पर किसी तरीके का कोई असर इस हड़ताल की वजह से नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे हड़ताल के दायरे से दूर रखा गया है। दिल्ली के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं अस्पतालों में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये हड़ताल, दिल्ली से लेकर कोलकाता और लखनऊ तक आप देखिए किस तरीके से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो संगठन है फोर्डा, उसकी तरफ से इस हड़ताल का आह्वान किया गया है और इसीलिए देश भर में आप देखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आज हड़ताल पर हैं। इंसाफ की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। महिला डॉक्टर के लिए कोलकाता में जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और साथ ही उस पूरे मामले में सीबीआई जांच के साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा कानून बने, ये वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी मधिया इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस वक्त का अपडेट। मधिया बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के एम्स में हूं और एम्स के बाहर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ भी प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है, ये हड़ताल शुरू हो चुकी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की। सबसे पहले ये कॉल जो है वो फोर्डा ने लिया था और फोर्डा के अंडर जो है बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आते हैं, तो उनकी तरफ से ये कॉल लिया गया था। और जीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिला डॉक्टर की हत्या हुई है उसको लेकर वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ उनकी तरफ से जो मुख्य मांगे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से वो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस केस में। दूसरी मांग उनकी तरफ से है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तीसरी मांग उनकी है कि जो डॉक्टर्स सेवा देते हैं अस्पतालों में, जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। ये सब मुख्य मांगे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की। और इस वक्त मैं बता दूं कि ना सिर्फ दिल्ली के एम्स में बल्कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों से लेकर देश भर के कई बड़े अस्पतालों में ये प्रोटेस्ट जो है, हड़ताल जो है, ये चल रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, जिसमें जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी सर्विसेज को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ओपीडी हो गई, ओटीज हो गई या फिर वार्ड्स में जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह 9 बजे से ओपीडीज जो है वो शुरू हो जाती हैं अस्पतालों में और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कई अस्पतालों में मरीजों को टाइम लग रहा है क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं बल्कि जो फैकल्टीज और एचओडीज हैं अस्पतालों के, उनके ऊपर आ गई है पूरी तरीके से। और एक दिन में आप समझ सकती हैं जो आंकड़ा हमारे पास है उस हिसाब से कई हजार मरीज दिल्ली के बड़े अस्पतालों में पहुंचते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में होते हैं जो कि सीनियर फैकल्टीज के साथ मिलकर मरीजों को देखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। डॉक्टर्स हैं क्या जिनसे हम बात कर सकते हैं? देखिए रुमाना जी, मैं आपको बता दूं दिल्ली के एम्स के अंदर मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है, इसी वजह से हम लोग सब बाहर खड़े हुए हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जो है वो अंदर चल रहा है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर सबसे कुछ देर में गेट नंबर 1 के बाहर आएंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। एम्स में ये प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, इसके साथ ही जीटीबी हॉस्पिटल हो गया, एलएनजेपी हो गया, बीएस हॉस्पिटल हो गया, इन सभी जगह जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे लखनऊ हो गया या फिर महाराष्ट्र से सपोर्ट है रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस मामले में, वहां भी अलग अलग जगह अलग अलग अस्पतालों में प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। इसके अलावा चंडीगढ़ में बड़े करके ये प्रोटेस्ट जो है बड़ा करके वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो मुख्य मांगे है वो सीबीआई इंक्वायरी की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की। अब सबसे बड़ी चीज, जब मैंने महिला डॉक्टर्स से बातचीत करी यहाँ पर, तो डॉक्टर्स का कहना है कि ड्यूटी पर जब आते थे
हैं तो डर तो लगता था, क्योंकि कई जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं। ठीक है, लेकिन रहिए अब मेरे क्योंकि साथ, मैं बहुत लौटूंगी बड़ी आपके पास। घटना- मदिया जो हैं वो दिल्ली एम्स अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपडेट दे रही हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में। और घटना कौन सी? वही कोलकाता वाली महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना, जिसके बाद डॉक्टर्स में ये उबाल है। और ये जो वारदात हुई है, इसको लेकर सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है, आप जानते हैं, वो घिरी हुई है। इसी पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जो हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधा है। वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोग सुरक्षित नहीं हैं, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जर्जर है, सरकार की नाकामी नजर आ रही है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का। सुनिए, क्या कहेंगे आप कि इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं अब सरकार के बंगाल के? देखिए, बंगाल में जहाँ ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखांत घटना है, दर्दनाक घटना है, पूरे समाज को झंझोर देने वाली घटना है कि वहाँ पर किस तरह से सामान्य व्यक्ति जो है ना सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से वहाँ पर जो है ना जर्जर हो चुकी है। और अनेक मामलों में ये देखने में आता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लागू करने से वहाँ पर मना किया जाता है। उनका स्वयं का अपना एक सोचने का तरीका होता है। संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर जो है ना, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करके सामान्य व्यक्तियों को उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। वहीं कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि अपने राज्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं, तंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जो सीधे निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले रहे हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर ये कहते हुए निशाना साध रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार जो है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरीके से नाकाम, और इसी वजह से इस तरीके की वारदात कोलकाता में हो गई। लेकिन अब ये जो कोलकाता में डॉक्टर का रेप और फिर मर्डर वाली वारदात हुई है, इसके बाद देखिए आप किस तरीके से देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो गुस्से में हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में आप देख रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, काम नहीं कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स। इस वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही अपने सुरक्षा के लिए कानून की डिमांड भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स, दिखाते हैं आपको हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स पर हमारी सहयोगी मदिया की एक रिपोर्ट। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या का मामला महिला डॉक्टर के साथ, जिसको लेकर देश भर में अब प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट दिल्ली के बड़े अस्पतालों में हो रहा है, देश भर के बड़े अस्पतालों में हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि जिस तरह से कलकत्ता में महिला रेसिडेंट डॉक्टर की हत्या हो जाती है, उसको लेकर गुस्सा है, आक्रोश है डॉक्टर्स के बीच। और उसी को लेकर पिछले 2 दिनों में कई जगह कैंडल मार्च हुए, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन आज से सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से है। जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सब स्ट्राइक पे चले गए हैं। और ये स्ट्राइक किस किस चीज़ की रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ओटीज हैं, जितने भी ओपीडी हैं, और साथ ही साथ जितने भी वार्ड्स हैं, वहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। ये हड़ताल पे पूरी तरह चले गए हैं और साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं सिर्फ वो चलती रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि अब फिर किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो, और साथ ही साथ डॉक्टर्स ये भी चाहते हैं उनके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। मुझे बताइए, आप लोग धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, कब तक ये रहेगा, कब तक करेंगे आप लोग धरना, क्या मांगे? हम पहले भी बता चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे मरीजों को कोई नुकसान हो, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं। तो हमारी जो 3 मांगे हैं कि जो सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की जांच, और जो भी दोषी है, क्योंकि ये गैंग रेप का मामला है, जिनको गिरफ्तार किया गया वो असल में एक बलि का बकरा है, जो असली दोषी वो घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त कड़ी सजा दी जाए, हैंग टिल डेथ किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आरजीकर अथॉरिटीज उनको परमानेंटली हटाया जाए। तीसरी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाए, तुरंत लागू किया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस हो, बाउंसर्स हो हॉस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम सेफ फील कर सकें। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, इसके लिए हम वेरी सॉरी हैं, लेकिन हम इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज को हम चलने दे रहे हैं। बट हम क्या करें, अगर हम खुद सेफ नहीं है तो हम दूसरों को सेफ्टी कैसे दें? अस्पताल में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड्स का। हम जब भी अस्पताल के अंदर आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बाहर लगे होते हैं। क्या वो इनफ नहीं है?
क्यों डॉक्टर्स जो है वो ये चाहते हैं कि उनके लिए जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक दायरा बड़ा किया जाए सिक्योरिटी? नहीं मैम, मुझे लगता है इनफ होता तो इस तरह की मतलब दुर्घटना नहीं होती। मैं मतलब भारत सरकार से और बंगाल की गवर्नमेंट से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और इंसाफ मिले। हम लोग आज पूरे देश में मतलब ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है डॉक्टरों की, इसलिए क्योंकि हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हम लोग जस्टिस चाहते हैं। और आइए अब सीधे आपको कोलकाता लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्नब इस वक्त मौजूद हैं और जरा अर्नब से ही जानते हैं कोलकाता में जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, उनकी तरफ से मांग क्या की जा रही है? अभी तक पुलिस ने इस मामले में जो जांच की है, क्या उससे डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं हैं? अर्नब, देखिए, आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ उसे लेकर अभी तक आंदोलन जारी है। इधर हम लोग मौजूद है अभी मेडिकल कॉलेज में। सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, इधर नेशनल मेडिकल कॉलेज, आरजीकर, सभी जगह जो रेसिडेंट डॉक्टर है, जो जूनियर डॉक्टर है, वो लोग आंदोलन में शामिल है और उसका प्रभाव भी इसका हेल्थ सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों ने इस जो डॉक्टर का आंदोलन चल रहा है इसके वजह से मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। और कुछ देर पहले इधर मरीज के फैमिली लोग आके विक्षोभ भी प्रदर्शन किया। डॉक्टर का जो मंच बनाया है जूनियर डॉक्टर लोग, उसके सामने मरीज का फैमिली आकर विक्षोभ प्रदर्शन भी किया। उसके बाद एमएसवीपी जो है मेडिकल कॉलेज का एमएसवीपी आने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि सभी डिपार्टमेंट चालू है। सीनियर डॉक्टर लोग देख रहे हैं, किंतु जूनियर डॉक्टर लोग जो है वो लोग अभी तक आंदोलन जारी रखे हैं। और ऑलरेडी हम लोग जैसे जानकारी मिला है कि अध्यक्ष आरजीकर का रिजाइन कर दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि टोटल रिजाइन चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रिजाइन दिया है उससे नहीं चलेगा, टोटल रिजाइन करना है, क्योंकि रिजाइन करने के 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो वो अगर आज रिजाइन किया है तो पहले 2 महीने का उनका जो सैलरी है वो देना पड़ेगा। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो खासे गुस्से में फिलहाल नजर आ रहे हैं। पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है।
लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है. इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें. कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में. क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से. उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे. लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए. कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स. परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ. फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई. अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ. अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ. मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको. बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन. यह है इनकी सोच. मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहूंगा, जिन्होंने भारत को खोलने में काम किया था, इकोनॉमी को, कि कब तक आप खामोश रहेंगे? जब चमन उजड़ जाएगा. लेकिन चमन उजड़ेगा नहीं. मुझे बहुत गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है. आज भी. पिछली बार तो जब ये हुआ तो 2 दिन में रिकवर कर गया, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी आई तो और रिकवर कर गया. लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग और कांग्रेस के मिली भगत को समझ गए हैं, इसलिए आज भी कोई गड़बड़ नहीं है. हम भारत के स्मॉल इन्वेस्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस सुनियोजित षड्यंत्र पर वो विश्वास नहीं किए. सैल्यूट टू देम. दूसरी बात हमको कहनी यह है कि जो पूरी टाइमिंग है, टाइमिंग का मतलब क्या है? सेशन खत्म हुआ, शनिवार को आया, रविवार को हल्ला शुरू हुआ, और आज मंडे है. तो 2+2 को 4 किया जाए. और इसके पहले जुलाई में हिंडनबर्ग को सेबी की नोटिस जाती है, आप जवाब दो. तो एक शब्द है, लीगल शब्द है, there is too many suspicious circumstances surrounding this. कई संदेहास्पद परिस्थितियां हैं इसके पीछे. जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश
22 इंक्वायरी कंप्लीट, एक और कंप्लीट हो गई 23। अपनी पूरी रिपोर्ट बनाने के क्रम में इस इंक्वायरी के बाद जो सेबी ने बताया उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सेबी का विषय है। उन्होंने नोटिस दिया हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए। तो फिर ये बम फोड़ने की कोशिश की गई और ये बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने, जेपीसी। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी wants to say with full sense of responsibility that the present leadership of Congress party is involved in creating economic anarchy in India based upon these fictitious reports. कांग्रेस पार्टी के जो 2-3-4 प्रदेश बचे हैं, मैं उनके मुख्यमंत्रियों को कहूंगा कि आपके यहां विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो क्या? नहीं आए क्या? जिस ग्रुप को लेकर के रोज वो माला जपते हैं, उस ग्रुप के काफी पूंजी निवेश तो उन प्रदेशों में भी हो रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों है ये? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस पूरे षड्यंत्र को देश में बेनकाब करेगी, पूरे देश को बताएगी किस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर रिपीट करूंगा, जुलाई में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इंक्वायरी कंप्लीट, अब आप जवाब दो, फिर ये आ गए मैदान में। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबे हियरिंग में एक बार भी कांग्रेस पार्टी या टूल किट के लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, क्या हमें यह कहना है? और याद करिए, एक बार राहुल गांधी ने कहा मेरा भी फोन कौन सा था संजय, जो पेगासिस, थैंक यू पेगासिस। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चली तो हमें लगा राहुल गांधी कम से कम अपना फोन तो दे देंगे कि उनकी फोन की भी जांच हो जाती, नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, उस फोन में क्या था, क्या निकलता, कैसे निकलता, छोड़ दीजिए। तो आप खाली आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, और इंक्वायरी आएगी तो उसमें जाएंगे नहीं। ये टोटल है। तो मित्रों, हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी इकोनॉमी को बनना है तो बनेगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने फ्रेजाइल इकोनॉमी छोड़ा था, 11th या 12th पर थे, 5वीं पर ले आए। भारत में पूंजी निवेश होता था। मैं आज आपको बताऊं, 2012-13 में मैं न्यूयॉर्क में गया था एक एड्रेस करने के लिए, तो पूंजी निवेशक मुझसे मिलने आए। मैं बीजेपी का उसमें मुख्य प्रवक्ता था। क्या हम लोग भारत से अपनी संपत्ति वापस लगा लें क्या? मुझे कहा कि प्लीज हैव पेशेंस। तो ये करना चाहते हैं ये लोग। तो इसलिए हम, और एक अंत में सवाल पूछना है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, उसमें पूंजी निवेशक विदेश के थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड। उस समय ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? मैं फिर रिपोर्ट करूंगा, उस 10 साल के शासन में इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए, जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था। उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है, और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। इसे हम सफल नहीं होने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मित्रों, एक दूसरा विषय आपके सामने रखना है। ममता जी, आपके राज्य में, बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या?
आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जो नया खुलासा हुआ है, उसको लेकर बीजेपी बड़ा हमला करती हुई विपक्ष पर कहा देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश है, हार के बाद यह विपक्ष की साजिश है, और साथ ही कहा कि देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इस पूरे ही मामले को लेकर चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी बीच में बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से जो बातें कही गई वो आपको हम बता रहे हैं। हार के बाद विपक्ष की ये साजिश है, बीजेपी ने कहा देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की ये कोशिश की जा रही है। विपक्ष पर बीजेपी का ये बड़ा हमला है। पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा, और साथ ही विदेशी जो ताकतें हैं उसका साथ दे रही हैं यहाँ की विपक्षी पार्टियां, ये भी कहा रविशंकर प्रसाद ने। और साथ ही टूल किट वालों को देश से मतलब नहीं, इस बात का जिक्र भी वो करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है।